अच्छी है तो घर तुम्हारा काशी है, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो घर तुम्हारा काशी है, और अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो बेटा तू ब्रिजवासी है। तो समझ तो गए ही होंगे आप। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ मथुरा जिले में। जी हाँ, आप सभी लोग जानते होंगे, और जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा, इसे दिल कहते हैं मथुरा का, जिसका नाम है होली गेट। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अखंड भारत टीवी निकली हुई है चुनावी यात्रा पे, कवर करने 75 जिले ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें आगामी 2022 में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये जानने के लिए जनता के मिजाज, जनता का चुनावी मिजाज हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए चलिए चलेंगे जनता के बीच, मथुरा की जनता के बीच, और जानेंगे कि आखिरकार मथुरा की जनता का मिजाज कैसा है। चलिए चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन शर्मा। तो ब्रजमोहन साहब यहीं के रहने वाले हैं? जी। कितने समय से रहते हैं? जन्म से। जन्मभूमि यही है। आगामी 2022 में चुनाव आ रहे हैं। आ रहा है जी, क्या रुझान है, क्या मिजाज है आपका? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, ऐसा क्यों? विकास के आधार पर नीयत के सही है हमारी। अच्छा, कैसी नीयत, मतलब भाजपा वालों की नीयत है एक किसी तरीके की, जैसे आपने बढ़िया काम कर रहे हैं योगी मोदी, सबसे बढ़िया। आज तक प्रधानमंत्री न हुआ, आगे की पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अच्छा। और योगी भी अच्छा है। बसपा से, मायावती से लाख गुना अच्छा, और सपा से 50 लाख गुना अच्छा योगी। अच्छा, तो जन्मभूमि जैसे आपकी यहाँ रही है, हर पहर आपने यहाँ का देखा है, मैं जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको बढ़िया लगे हैं योगी साहब के? ये देखो ना, रोड लाइट वगैरह, ये देखो ना, अनुशासन, गुंडागर्दी खत्म। अच्छा, तो गुंडागर्दी खत्म हुई है? अरे सपा सरकार में तो यहाँ पे इटा मैनपुरी बना दिया होता, जय गुरुदेव की वगैरह सब जमीन गड़प ली थी। लोग कह रहे हैं सपा 50% की टक्कर पे चल रही है, ऐसा कुछ है? जिले में हमारे में 0% भी नहीं है। 0% भी नहीं? हाँ। ठीक है, तो क्या लगता है आगामी 2022 में किसका योगी सरकार भाजपा की बनेगी? अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया आप? कभी 0% कभी सपा आई नहीं, कभी बसपा यहाँ आई नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब सपा का चांस लग रहा है आने का, अगर कोई उम्मीदवार अच्छा हुआ तो। अगर सपा का चांस है, अगर उम्मीदवार सही हुआ तो। अभी उम्मीदवार हमारा क्लियर नहीं हुआ है, अगर होता है तो। सपा क्यों आनी चाहिए और भाजपा क्यों जानी चाहिए, ये बताइएगा। सपा के काम अच्छे थे, सपा ने काम भी किया है, अखिलेश भैया ने खूब काम किया करने के। कुछ काम बताइए। काम एक्सप्रेस वे किया, डायल 100 का काम किया उन्होंने, बढ़िया काम था उनका। और योगी सरकार ने सिर्फ नाम बदलने के लिए काम किया उनका, और पूरी डायल 100 का नाम बदल दिया, डायल मतलब 102 कर दिया गया है। काफ़ी सारे काम जो बीजेपी ने किया, नाम बदलने का काम किया गया है। ये कह रहे हैं कि डायल 100 का काम किया है, आप गुंडागर्दी पे बात कर रहे हैं। डायल 100 के काम की बात को अलग रखते हुए मैं बात करूंगा, गुंडागर्दी किसके राज में ज्यादा थी? हुआ है ना, तो गुंडागर्दी के राज में मुकुल द्विवेदी की साजिश से हुआ है। गुंडागर्दी, आज गुंडागर्दी का पूरा बहुमत होता, गुंडागर्दी का पूरा राज होता। 260 एकड़ का जवाहर बाग में कब्जा, 750 एकड़ गोकुल एस्टेट में जंगलात का कब्जा, यहाँ पर 20 लाख का हीर होता, यहाँ सांसद भी उन्हीं का होता, विधायक भी उन्हीं का होता, खुलेआम गुंडागर्दी होती। जो 2 आदमी संतोष यादव ने मुकुल द्विवेदी की शहादत देने के बाद आजाद हुआ है जी। आज तक उनके नाम से कोई न स्मारक है, न पार्क है, न कोई रोड, न कोई चौड़ाया। वो किसी पार्टी से नहीं थे जिनका नाम लिया गया है। वो सिर्फ एक अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उनका काम था करना, उन्होंने काम किया। लेकिन किसी भाजपा के प्रत्याशी ने आके उनका कोई माल्यार्पण या कोई नौकरी या कोई शहादत ऐसी कोई उनका कोई प्रतिभा नहीं बनाई गई, जिससे ये लगता कि अधिकारियों ने कोई काम किया गया, जिससे किसी अधिकारी को बोलने का या देखने का, करने का कोई मौका अवसर मिलता। ऐसा कोई काम नहीं किया गया सरकार ने। ये कह रहे हैं समाजवादी की सरकार थी, उन्होंने खुद ही नहीं बनाए, तो बीजेपी ने कौन सा बना दिया? किसके बनाया बीजेपी ने? क्या कहना है आपका इस पर? हाँ जी बताइए। बीजेपी ने, आप जो बात कर रहे हैं, अभी पूर्वांचल के अंदर जोगी का कोड़ा चल रहा है, अपराधियों पे, माफिया पे, कथित माफिया पे, भूमाफियाओं पे, अभी पूर्वांचल में चला है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बारी है, क्योंकि सरकार की तैयारी। पर इस सरकार में प्रशासन ने तो बहुत गुंडागर्दी करी है, ऐसा लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं कि हर समुदाय के लोग प्रशासन में भी हैं, पक्षपात भी होता है, वैसे भी होता है।
मगर लेकिन एक अकेला आदमी पैर में कांटा लग जाता है, उसे भी दर्द निकलने में 20 दिन लग जाते हैं। तम्बाकू भी लगाते हैं, गुड़ भी लगाते हैं, मगर दर्द काफी दिन रहता है। वही 70 साल का जमा हुआ कीटाणु है, ये निकलने में समय लगेगा थोड़ा सा। ये कांटा तो नहीं था, 700 साल तो किसान मर रहे हैं, कृषि मर रहे हैं, वो एक कांटा थोड़ी ना। किसानों के लिए ऐसी कौन सी चीज नहीं दी गई? अब चलो मान लो तीनों कानून वापस होने के बाद में क्या खालिस्तान बना के दें इनको? बताइए। कौन जितने मरे हैं उनके नाम पे एक भी खतौनी है? तो किसान थे, उनके वो भूमि है या कृषि है? सालों में किसान नहीं है तो कौन है वो? अगर राकेश टिकैत किसान है, मैं मानता हूँ वो किसान, अगर किसान है तो वो फॉर्मूला उन किसानों को बताए जो 10 सालों में अपनी जमीन को 10-20 गुना कर लेता राकेश टिकैत। इस बात को सभी को बता के दे, वो सभी किसानों को बता के दे कि किस तरीके से, किस हाल से, किस तरीके से किसान अपनी जो आमदनी है वो योगी जी और मोदी जी दुगनी कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसने अपनी आमदनी जो 10 गुनी और 20 गुनी करा ली। आज का किसान अपने गेहूं की जुताई कर रहा है। पिछला जब सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए थे उसमें भी जो किसान थे उन्होंने अपनी पैदावार की, उन्होंने अपनी फसल उगाई, और उसी का कारण है कि आज हम समाज में सब कुछ खा पी रहे हैं। लेकिन जो वो बैठे हुए थे उनका वो सिर्फ दलाल थे, आज भी वो दलाल हैं। अगर वो किसान हितैषी होते तो मोदी जी के कानून वापसी लेने के बाद वो तुरंत ये कहते कि ठीक है मोदी जी आपने कानून वापस ले लिए, हमें किसान हितैषी हैं, हम वापस जा रहे हैं। लेकिन उनको तो सिर्फ उनको अपनी मांगों से मतलब है, उनको खालिस्तानी मांगों से मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसान थे ना है। यहाँ किसान धरना दे रहे थे और वहाँ कत्ल होता है, उसको काट के लटका दिया जाता है, और उसकी अगर कार्रवाई अगर प्रशासन करता है तो उसको वापस क्यों मांगते हैं ये लोग? क्या वहाँ पे और अपराधी थे? आप कह रहे हैं जो कृषि है, जो किसान है वो किसान नहीं है। अगर महंगाई की बात की जाए, आप लोग बोलते हैं कि सब लोग आराम से बैठकर खा रहे हैं, पर जो आम आदमी है उसने महंगाई ने तो उसकी कमर तोड़ी हुई है। तो ऑयल बॉन्ड्स तो नहीं ला रहे मोदी, ऑयल बॉन्ड्स तो नहीं लेके आ रहे हैं। महंगाई मोदी ने कौन से ऑयल बॉन्ड्स ले लिए हैं? जो भी ला रहा है नकद ला रहा है, देश की सेना के लिए मजबूत कर रहा है, हर तरीके से मजबूत कर रहा है। आज चीन की स्थिति क्या है? ये कहते थे उस जमीन में कुछ नहीं होता है, हम वापस दे रहे हैं। ये कहते थे ना कुछ जमीन कुछ होता नहीं इसलिए दे दी हमने। क्या हिंदुस्तान की जमीन वैसी गिफ्ट दे दी? आज जिस जमीन पे बैठे हैं ना वो चीनी जो बैठे हैं, वो केवल उन लोगों की देन है जो कि डोकलाम में झगड़ा होता है वो चीन में आके गाल बजाते हैं, इसलिए चीनी आगे बढ़ बढ़ के आते हैं। अब आया है मोदी, एक मारेगा 10 मारेगा। आज मोदी की स्थिति क्या है? 20 मारे 42 मारे उसने। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। अब इनको मिसाल से बंधवा के मोदी भिजवा देंगे तो कैमरा चलाते हुए आएंगे, वीडियो बनाते हुए। सरकार में मार का जवाब मार से मिलता है। क्यों? 2-2 करोड़ की बिरयानी। मार का जवाब प्यार से भी मिलता है। आप देखिए, मार का जवाब प्यार से मिलता है। अगर तानाशाह सरकार होती, अगर कांग्रेस की या सपा की सरकार होती, सपा की सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई, कांग्रेस की सरकार में इमरजेंसी लगवाई गई, लेकिन मोदी जी ने किसी भी किसान के ऊपर आज तक पानी की बौछार नहीं करवाई गई। रामदेव के आंदोलन को जबरदस्ती से बंद करवा दिया जाता है, लेकिन मोदी जी ने आज तक कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर किया हो किसानों पर तो बताइए। वो देश हित में कानून वापस लिए हैं, जबकि उन्होंने खुद कहा है कि जब मैं देश हित में कानून बना सकता हूं, मैं अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने किसानों के लिए मैं वापस ले रहा हूं। जबकि जिस दिन किसानों को ये बात या उनको ये बात समझ में आएगी तो वो दोबारा से इसी मांग को लेकर के गएंगे। हाँ जी, क्या कहना आपका? एक साल से जो किसान बैठे हुए थे तब से क्यों नहीं बिल वापस लिया गया? क्या तब धरना नहीं दिया जा रहा था, या फिर अभी धरना स्टार्ट हुआ था? इससे पहले क्यों नहीं लिया गया जो बिल वापस लेना था? एक साल किसानों को रोड पर बिठाने के बाद वहाँ के कई मजदूर जो किसान थे वो बेचारे मर गए। उसके बाद मरने के बाद में ये किसान ये आंदोलन जो खत्म किया जा रहा है, या फिर कृषि कानून जो वापस लिया गया है, ये क्यों लिया गया है? महीने के बाद अगर घर में एक बेटा नालायक हो जाता है, मैं राकेश टिकैत की बात कर रहा हूँ, अगर घर में एक बेटा नालायक हो जाता है तो पिता को मजबूर होना पड़ता है उस बच्चे को संभालने के लिए। पिता को कभी कभी उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। हाँ, ये मजबूरी थी। उन्होंने ये बात कही। हाँ, राकेश टिकैत नालायक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी ये कहना चाहूंगा, राकेश टिकैत उन किसानों को, हम किसानों को, मैं किसान हूँ, हमको ये बताए किस तरीके से 10 गुनी जमीन की जाती है। कितने किसानों को गुमराह कर रखा राकेश टिकैत ने? महीने बाद क्यों याद आई? ये चुनाव की याद थी, 18 महीने की बात कर रखा था। ये चुनाव की वजह से बदले हो बच्चे। उन्होंने 1.5 साल का समय दिया हुआ था किसानों के लिए। उन्होंने जो बैठे हुए थे उनको 1.5 साल का समय दिया हुआ था
कि आप अपनी बात धरना प्रदर्शन करने के लिए 1.5 साल का समय दिया गया था। धरना प्रदर्शन करने के लिए 1.5 साल का समय नहीं दिया है। फिर क्या के लिए दिया गया चुनाव था है? ये। यहाँ पर पहले बताया गया था क्या? पहले ऐसा कुछ बताया गया था क्या 1.5 साल तक? आप मुझे उस कृषि कानून ऐसा कुछ बताया गया था? आप यहाँ पे खड़े कोई भी उस कृषि कानून के कोई भी नुकसान बताइए, या राकेश टिकैत से मैं चैलेंज खुला कर रहा हूँ, वो आकर के मुझसे किसानी करे, मुझे बताए और मुझसे बताए उस कृषि कानून में क्या गलतियाँ थी। तो अगर नुकसान नहीं था तो वापस क्यों लिए? फिर तो अड़िग रहना था। मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया है। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया है। अगर एक बेटा नालायक होता है, अगर कोई अनियमितता आती है तो मैं वापस लेने का हकदार रहूंगा। आप कार्रवाई कर सकते हैं। 1.5 साल लिखित में कोर्ट के द्वारा दे रहे थे ना वो, और उन्होंने ये तक कहा है, मैंने अभी कहा है, अगर एक बेटा नालायक हो जाता है तो कभी कभी देश हित में, कभी कभी परिवार हित में उस नालायक बेटे को समझाने के लिए उसकी कुछ बातें माननी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर राकेश टिकैत ने कह दिया कल को कि मुझे खालिस्तान चाहिए तो नहीं मानेंगे। फिर वही होगा जो तानाशाहों के साथ होता आया है। तो अगर राकेश टिकैत नालायक है तो इतने कृषि, इतने लोग बॉर्डर्स पर क्यों बैठे हुए हैं उसकी मांग? मैंने वही बात कही कि आप समझिए, आप किसी को कुछ समझाइए तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भ्रमित होते हैं। अगर उन्हीं लोगों से हम अलग से बात करें, उन्हीं को हम जैसा समझाएं, लेकिन नहीं, समझने को लिए तैयार नहीं होते। किसी ने बोल दिया कि मैं बीजेपी का हूं तो वो बीजेपी का हो गया। मैंने आपसे ये कहा है, आप समझ लीजिए कि मैं ये नहीं कहता क्यों बैठे हुए हैं, लेकिन वो भ्रमित हैं, उनको पता ही नहीं क्या होता है। आप जाके अपने चैनल को लेके जाइए, वहाँ उनसे पूछिए क्या होते हैं कृषि कानून, क्या हैं ये 3 कानून, नहीं पता। उनको बोल दिया है मंडी बंद हो जाएंगी, जबकि ऐसा उसमें है। बताइए किस प्रावधान में है, किस एक्ट में है, बताइए। नहीं, आप बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए क्या है उसमें। मैं यही देखना चाह रहा हूँ, आप बताइए क्या है। बताइए आप मैं उसकी अच्छाइयाँ गिना सकता हूँ, आप मुझे उसके नुकसान गिना दीजिए। आप उसके नुकसान गिनाइए। क्या, एक बात बताइए, क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? अगर हमारी फसल को शुरुआत में ही कोई एग्रीमेंट करता है, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमारी फसल का शुरुआत में ही ये विक्रय हो जाता है कि तुम अपनी फसल तैयार करो, हम तुम्हें बीज देंगे, हम तुम्हें खाद देंगे, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, उसको जब तैयार करके उसका सब कुछ बिक जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? जबकि एक सेकंड, जबकि सुन लीजिए, जबकि राकेश टिकैत ने कहा ये एग्रीमेंट सिर्फ फसल का नहीं, ये जमीन का हो रहा है। आप मुझे बताइए क्या ऐसा हो सकता है कोई जमीन का एग्रीमेंट करा लेगा? क्या यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट किराए के नहीं होते? क्या किस चीज का एग्रीमेंट नहीं होता? या जो भी अपने कंपनियों से हम बॉन्ड लेते हैं, हम किसी से ऑर्डर लेते हैं, क्या वहाँ एग्रीमेंट नहीं होता? तो किसान अगर एग्रीमेंट कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, बताइए मुझे। बताइए आप इस चीज पर क्या कहना? मेरे को देखो फ्रेंकली बताओ, मुझे किसान जो बिल है उसके बारे में जानकारी नहीं है, बट जहाँ तक मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी पॉलिसीज़ का लाभ मिला है। चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, स्टार्टअप यूपी हो, चाहे मैं आसपास देखूँ तो रोजगार का स्थिति देखते हैं कि भाई हमारे आसपास में स्टार्टअप इंडिया का मिशन चलाया था कि ताकि और लोगों को लिए रोजगार पैदा हो। पर अगर आप आसपास कहीं देखेंगे, आपके अपने शहर के अंदर कितने स्टार्टअप नए तैयार हुए हैं, उन स्टार्टअप को कितनी ग्रांट मिली है, कितना उनको सहयोग मिला है सरकार की तरफ से, वो आप देखो, आपको पूरा पता चल जाएगा कितनी प्रैक्टिकलिटी में स्कीम्स आती हैं या कितनी मार्केट में सिर्फ लॉन्च की जाती हैं। युवाओं के पास वैकेंसीज नहीं है, इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग परेशान हैं। 2 साल से जो ऐसी महामारी आई है, 2 साल से आप समझ रहे हैं कि वैकेंसी कहाँ से आए, किस चीज़ के लिए आए, जबकि 2 साल से जो वैकेंसी ऑलरेडी भरी हुई है वो खुद घर बैठ के काम कर रहे हैं। आप बताइए किस चीज़ में वैकेंसी निकालें? अब जब धीरे धीरे बातें बन रही हैं, धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं, समय ले रहे हैं, उसके बाद वैकेंसी भी क्लियर होंगी, सारे काम होंगे। आपके सामने युवा है जिसने बताया कि वो खुद एक युवा है जिन्हें स्टार्टअप्स तक का लाभ नहीं मिला। मैंने किसानी भी की है और मैंने भी खुद का स्टार्टअप कर रखा है। मैं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूं। 2 साल से कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का फायदा भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। नहीं, उनकी स्कीमें अच्छी हैं, उनका जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो बेटर है, इम्प्लीमेंट अगर कर पाए बहुत बेटर है। इम्प्लीमेंट कौन करता है? हम और जो अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर हम में हिम्मत है उस अधिकारी से बहस करने की,
अगर उसकी शिकायत करने की हमें हिम्मत है तो आप करिए ऑनलाइन शिकायत, क्यों नहीं करते आप? लेकिन हम डर जाते हैं। खुद पर्सनल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पीएमओ ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट, सबके लिए पर्सनली मेल डाला हुआ है, अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अभी तक मुझे तो एक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। मैं ट्विटर चलाता हूँ और ट्विटर मुझसे अभी अपनी मेरे पास गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है, टाटा की तरफ से जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है, बकाया गवर्नमेंट की तरफ से 4 बार अपॉइंटमेंट डाल चुके हैं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। आपके डिजिटल इंडिया एक प्राइवेट है और गवर्नमेंट के पास इतने बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने अपने अपने विभागों में बांट रखे हैं। अगर आप इसी पे अगर आप नरेंद्र मोदी जी से अपॉइंटमेंट लेने की बात कर रहे हैं तो वो तो पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं है। आप अपॉइंटमेंट लीजिए उस विभाग से, आप उनके अधिकारियों से लीजिए, आप उनके अधिकारियों से बात करिए। अगर उसके अधिकारी नहीं सुनते, सरकार प्रचार की सरकार मानी जाती है, हर जगह प्रचार कौन नहीं करता है? कौन नहीं करता है प्रचार? बताइए कौन नहीं करता है? क्या मायावती ने प्रचार नहीं किया था? क्या समाजवादी ने अपना फोटो जो लैपटॉप पे लगवा दिया, क्या समाजवादी ने प्रचार नहीं किया था? या फिर केजरीवाल प्रचार नहीं कर रहा है? दिल्ली में जो भी काम कराता है, एक क्लिनिक खुलवाएगा 10 का प्रचार करा देगा। बताइए आप मुझे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक सनातन धर्म का देश है, ये सनातनी देश है। ये केजरीवाल दिल्ली में बैठ के कहते हैं एक आंदोलनकारी अन्ना हजारे के फायदा उठाकर सीएम बनने वाले 200 करोड़ देंगे, हज हाउस बनवाएंगे। मगर आज उत्तर प्रदेश में सिवाय सनातनियों को मरवाने के सिवाय किसी ने घोषणा की कि हम मंदिर बनवाएंगे या देवालय बनवाएंगे या ब्राह्मणों के लिए तनख्वाह दिलवाएंगे या पुजारियों के लिए तनख्वाह दिलवाएंगे? केवल मस्जिद वालों के लिए, मौलानाओं के लिए तनख्वाह बढ़ाएंगे, फंडिंग बढ़ाएंगे और सब चीज कराएंगे, पर लेकिन अमरनाथ यात्रा वालों से तिगने पैसे वसूल कराएंगे और कोई भी न वेतन बढ़ाएंगे न तनख्वाह बनाएंगे, उन पे रिसीवर बैठाएंगे और जो इनकम है उसको बैठ के नेता खाएंगे। क्या इसको ये उत्तर प्रदेश में 3 लोग से न्यारी मथुरा में आज तक किसने कौन सा कार्य ऐसा कर दिया है जिसके नाम से, जिसके नामों की लकड़ी लगाकर रोटी सेक के पेट भरने वाले राजनीतिक को तो पूछना चाहता हूँ मैं। आप क्या कर दिया श्रीकांत शर्मा ने क्या कर दिया? मैं आपको श्रीकांत नहीं, आप ये कह रहे हैं कि क्या कर दिया कांग्रेस ने, मतलब कि इस पार्टी कर दिया क्या ये पर्यटन स्थल घोषित है ये। अच्छा ये बताइए क्या डेवलपमेंट क्या हो गया ये तीर्थ है। आज जमुना जी न होती तो क्या सिगरेट तीर्थ बन जाते? श्रीकांत शर्मा ने 1.5 किलोमीटर जन्मभूमि से तीर्थ दिया है। नहीं, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ? जिस तरीके से आज शहर में और गांव में बिजली मिल रही है उस तरीके से बताइए, क्या पहले मिलती थी किसी को? क्या यूपी में किसी को बिजली मिलती थी? लेकिन आज श्रीकांत शर्मा जो विधायक माने जाते हैं, उनका कोई कार्य यहाँ नजर नहीं आया पिछले 4.5 साल क्या कार्य नजर नहीं आया? आप मुझे, मैं इतनी बड़ी जनता से यही बात कह रहा हूँ, आप मुझे कमियां गिनाइए, मैं अच्छा ही गिनाता हूँ। आप, मैं क्या बखान करूँ? आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं इतने बखान कर सकता हूँ कि आप मुझे कमियां गिनाइए, मैं बताता हूँ।